ब्रेक के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल 5 के पंच में। और 5 के पंच में जरा आप आगे बढ़ते हैं। बैटल ऑफ लद्दाख में आज एक सहाफी और एक समाजी कार्यकर्ता सोशल एक्टिविस्ट से बात करते हैं और उस आदमी से, नौजवान से बात करते हैं जिन्होंने लास्ट लोकसभा के चुनाव लड़े हैं, यानी जो लास्ट ईयर लोकसभा के चुनाव हुए जम्मू कश्मीर की पूरी रियासत के अंदर, तो उस वक्त उन्होंने भी बहस्ते आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े और काफ़ी टफ मुकाबला जी दिया है अपने तौर पर उन्होंने, और काफ़ी अच्छी महारत भी पॉलिटिक्स के अंदर रखते हैं और बैनुल-अक़वामी सियासत पर भी काफ़ी गहरी नज़र है। मेरे आज के मेहमान हैं सज्जाद करगिली साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। सज्जाद, सबसे सीधा और पहला सवाल जो मैं लगातार पिछले 1 महीने से सबसे पूछ रहा हूं, वो जरा आज 2 एंगल से आपसे पूछ रहा हूं, एक पत्रकार की हैसियत से, एक जर्नलिस्ट की हैसियत से और एक सोशल एक्टिविस्ट की हैसियत से। वो ये है कि 5 अगस्त 2019 से 5 अगस्त 2020 के दौरान क्या कुछ बदला। ये बदलाव का सवाल इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ी देर पहले वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर साहब का एक बड़ा बयान ट्विटर पर उन्होंने इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर आहिस्ता आहिस्ता बदलाव की ओर जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन अंडरवे इन जम्मू एंड कश्मीर। उन्होंने खुद इस बात को माना और कहा डेवलपमेंट से लेकर जॉब अपॉर्चुनिटी से लेकर खवातीन के हकूक तक हर एक चीज को हमने आहिस्ता आहिस्ता करके बहाल वहां पर किया है और शुरुआत हो चुकी है। जी गौहर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आप मुसलसल जो है वो बैटल ऑफ लद्दाख के नाम से ये जो इनिशिएटिव आपने लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। जहां तक 5 अगस्त को जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास किया गया पार्लियामेंट के अंदर और जिसे बहुत सारे लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर भी और लद्दाख के अंदर भी इसे कॉन्स्टिट्यूशनल मर्डर भी कहा, इसे हमारे हुकूक पर शब खून मारना भी से भी ताबीर किया, क्योंकि आपको मालूम है कि पूरे इस इलाके में एक इनविजिबल कंट्रोल से किया गया यहाँ की पॉलिटिक्स पर, यहाँ के समाजियात पर, यहाँ के पूरे जो रियायत भारत सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर को दी गई थी, वो तमाम हुकूक जो है वो एक ही झटके में सल्ब कर लिए गए। तो इन चीजों को लेकर के लोगों ने अपने आप को कहा कि बहुत सब लोगों का, अक्सरियत का यही मानना है कि वो अपने आप को बिट्रेड फील कर रहे हैं और ह्यूमिलिएटेड फील कर रहे हैं। जहां तक ट्रांसफॉर्मेशन की बात है, बिल्कुल मैं जयशंकर साहब का जो बयान है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल इस तरह हुआ है कि आज के दिन जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल वाइस ना के बराबर है। पॉलिटिकल लीडर्स को बगैर किसी हुक्मनामे के, बगैर किसी ऑर्डर के जो है वो अरेस्ट किया गया है, डिटेंशंस में रखा जा रहा है और उनके ऊपर PSS स्लैप किया जा रहा है। तो इस तरह का जो इन्फोर्स्ड साइलेंस है ये जम्मू कश्मीर में देखा जा सकता है और यही ट्रांसफॉर्मेशन है। और एक यही, पहले हम बात सुनते थे गुजरात मॉडल की, लेकिन अब हिंदुस्तान कश्मीर मॉडल देख रहा है जो बीजेपी की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया है, जहां लोगों को न बोलने की आजादी है, न बात कहने की आजादी है और न लोगों को कोई सज्जाद ये बताइएगा सज्जाद साहब, आप कह रहे हैं कि लोगों को बोलने की आजादी नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब हर दिन दूसरे तीसरी मीडिया से बात करें और आज हमारी चैनल पे भी रात 10 बजे वो 40 मिनट का प्रोग्राम आ रहा है जी। बोलने की आजादी नहीं है। सज्जाद करगिली साहब मेरे साथ स्काइप पर बोल रहे हैं और जयशंकर पर टिप्पणी कर रहे हैं, इससे आज ज्यादा बोलने की आजादी क्या चाहिए? फारूक अब्दुल्ला साहब जिस तरीके का बयान देना चाहते हैं दे रहे हैं। जी गौहर साहब, आपने ये देखा होगा कि कल कश्मीर में परसों एक ऑर्डर जो दिया गया, कहा कि कर्फ्यू है, आज कहा जा रहा है कर्फ्यू नहीं है। फारूक अब्दुल्ला साहब ने जब मीटिंग बुलाई, हर लीडर वहां की तरफ जाना चाह रहा है लेकिन पुलिस अलाउ नहीं कर रही है। कारगिल के अंदर भी आपने देखा होगा कि एक घर के अंदर महदूद होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, जबकि बीजेपी को पूरी तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है, प्रोग्राम्स को, सेलिब्रेशंस को फैसिलिटेट करके उन्हें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में खुली छूट दी जा रही है। जहां तक हमारे इस लद्दाख रीजन की बात करें, यहाँ पे पेंडेमिक के बाद जो सिचुएशन पैदा हुई, हमने देखा कि तमाम लोगों को ये SOPs दी गई कि आप रिलीजियस एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसी दौरान हम देखते हैं कि बीजेपी के जो कारकुन है वो नाचते भी हैं, उन्हें पार्टीज सेलिब्रेट करने की भी आजादी है, उन्हें पॉलिटिकल कन्वेंशंस करने की भी आजादी है। और तो ये सारे प्रोग्राम जो है वो सरकार की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना जो है वो
बीजेपी के अलावा जो नॉन बीजेपी सिटीजन है लद्दाख के अंदर, उनको न बोलने की आजादी है और न ही उनको किसी भी तरीके की पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए आगे बढ़ने की आजादी है। तो ये जो आजादी आप बता रहे हैं, ये हाथी के दांत थे, दिखाने के और कुछ और खाने के और कुछ। ये एक लिमिटेड एक किस्म का उनको छूट दी गई है लिमिटेड तरीके से। उमर अब्दुल्ला अपनी बात सिर्फ अपने ट्विटर के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं कश्मीर के अंदर। सज्जाद गनी लोन की बात कीजिए, आप शाह फैसल की बात कीजिए, जिनका अभी तक ट्विटर हैंडल से वो ट्वीट तक बड़ी मुश्किल से कर सकते हैं। तो एक बहुत ही सफोकेशन देखिए ना, एक चीज है, देखिए सज्जाद का आपने जिक्र किया, अपने शाह फैसल साहब का जिक्र किया, दोनों की रिहाई तो हो गई है ना। अब पॉलिटिकली खुद को कितना फिट कर पाते हैं ये तो उन तक है, उसमें सरकार क्या कुछ कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से ऑर्डर्स दिए गए कि 5 अगस्त तक आप घर से बाहर नहीं जा सकते, सवाल यह है क्यों नहीं जा सकते। चलिए अगर एहतिजाज नहीं तो सेलिब्रेट करने के लिए जाने दिया जाए। फिर सज्जाद गनी लोन साहब को, शाह फैसल साहब को, इन्होंने तो कहा था कि पूरा विकास हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर। कश्मीर की बात कश्मीरियों को छोड़, लद्दाख की जरा बात बताइए, कश्मीर को जरा छोड़कर यूनियन टेरिटरी, चूंकि अब आप 1 साल मुकम्मल हो रहा है यूनियन टेरिटरी को, तो यूनियन टेरिटरी के अंदर पॉलिटिकल जो एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए थी, आज के दिन भी 2 वॉइसें हैं। ले से जब मैं लगातार बात करता रहा, लेके कटिंग अक्रॉस द रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लाइन, सबने कहा कि जनाब 370 का हटना, 35A का हटना और यूनियन टेरिटरी बनना, ये हमारा जी दीरीना ख्वाब था। सन 50 से हम लड़ रहे थे और खुदा खुदा करके जनाब ये फैसला हो गया है। अब इसमें कुछ और चीजें होनी चाहिए, ये नहीं कि वो रुक रहे हैं यहाँ पर, वो कह रहे हैं कुछ और चीजें होनी चाहिए जिनमें उनकी अपनी बात है। जब मैं इसी मसले को लेकर आप वाले डिस्ट्रिक्ट में आता हूँ, करगिल में आता हूँ, तो करगिल में आते आते सारी पोजीशन चेंज हो जाती है। करगिल की आवाम कहती है कि हमें तो लिटरेट किया गया जी, साबिका गवर्नर साहब ने वादे किए, वादे पूरे नहीं हुए, इसलिए हम नाराज हैं। देखिए कारगिल का जहां तक ताल्लुक है, हमारे यहाँ की पॉलिटिकल रिलीजियस लीडरशिप ने एक अरसे यही बात कहते रहे वो मरकजी सरकार से कि हम मजहब की बुनियाद पे इलाके और लिसानियात की बुनियाद की तकसीम के खिलाफ है। जबकि यह बात बिल्कुल दुरुस्त है कि लेह के अंदर एक अरसे तक यूनियन टेरिटरी की मांग कर रहे थे लोग, लेकिन आज अगर आप देखेंगे जो मेजोरिटी लेह के अंदर भी जो लोग हैं यूनियन टेरिटरी के करंट डिस्पेंशन से बिल्कुल ही कंफ्यूज्ड हैं। कंफ्यूजन तो है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात कर रहे हैं, आज कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की बात कर रहे हैं, 6 शेड्यूल की बात हो रही है, और ये लीडर्स मेजोरिटी ये बता रहे हैं कि ये जो यूनियन टेरिटरी है ये एक बोगी है बगैर इंजन के, जिसका इंजन ही नहीं है। तो ये कंफ्यूजन टॉप टू बॉटम लद्दाख के अंदर भी पाया जाएगा। इवन कि आपको पूरे लद्दाख में जो बीजेपी के लोग हैं वो भी ये बता रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स यहाँ का हक है और इसके लिए हम सब मिलकर लड़ेंगे। इस चीज को लेकर कंफ्यूजन है और इस चीज को लेकर सब लोग किसी मत पे जो है वो सहमत हैं। लेकिन जहां तक कारगिल की बात है, आप गौहर साहब बेहतर जानते हैं, कारगिल एक ऐसा रीजन है जो सोशली, पॉलिटिकली, बिजनेस के एतबार से हर सतह पर कश्मीर के मोहताज है और हमेशा कारगिल का जो दारो मदार है कश्मीर पर इन्हिसार है। तो इसलिए जब से ये बाइफर्केशन हुआ है उस वजह से सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो कारगिल के लोगों को हुआ है, क्योंकि आज के डेट में पूरा जो हेडक्वार्टर है वो लेह शिफ्ट किया गया है। कारगिल तो एक सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा है इस पूरे यूनियन टेरिटरी के अंदर। कारगिल के ना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की कोई वॉइस है, देखिए माइनस पीपुल सारा डेवलपमेंट की बात हो रही है, पब्लिक के अलावा पब्लिक को इंक्लूड करके किसी भी डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है। लोग इवन बीजेपी के भी जो हेड हैं, टेरिटोरियल बीजेपी के जो हेड थे, उन्होंने भी रिजाइन किया ये कहकर कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कौंसिल को काम करने नहीं दे रही है। तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि 1 साल के अंदर जो है ये जो यूटी मॉडल है ये फेल हो चुका है लद्दाख के अंदर। ये कह रहे हैं कि जनाब यूटी का मॉडल जो है वो सही नहीं है, कंफ्यूजन है और उस कंफ्यूजन को दूर करने की जरूरत है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो ये है कि लगातार आवाज उठ रही है कि 6 शेड्यूल को इन्फोर्स किया जाए। सज्जाद की नजर में 6 शेड्यूल इंपॉर्टेंट है या कुछ ऐसा कानून इंपॉर्टेंट है जिससे जुबान भी बचे, जिससे कल्चर भी बचे और जिससे सब एक साथ रहे? मेरी नजर में यह है कि
जहां तक आप कारगिल के अवाम के मुफादात की बात कर रहे हैं, यहाँ के लोगों के मुस्तकबिल की बात करें, तो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड ही एक वाहिद हल है जो यहाँ के लोगों को खुशहाली की तरफ ले जा सकता है। देखिए, जो स्टेटहुड का जो मुद्दा है, यानी सेपरेट स्टेट लद्दाख के तौर पर होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, रीइंटीग्रेशन विद जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, क्योंकि हमारा जो एक पैन जम्मू कश्मीर जो आइडेंटिटी थी, और पैन इंडिया जम्मू कश्मीर खुद अपने आप में एक छोटा हिंदुस्तान था, उस कल्चर को एग्जिस्टेंस के ये बताइए, बैज़ सहाफ़ी से ये सवाल मैं पूछ रहा हूं, इज इट पॉसिबल 5 अगस्त 2020 जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 1 साल पूरा होने पे, कि सुई वापस पीछे जाएगी, ऑर्डर्स आएंगे, इज इट पॉसिबल? जबकि बड़े लीडर ये मान रहे हैं भैया जो हो गया ये हो गया, अब आगे हमने देखना होगा क्या होना चाहिए। देखिए, ये बात तो सच है कि इस वक्त हमारे देश को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है बॉर्डर्स के अंदर। आप देख रहे हैं, पहले हमें सिर्फ पाकिस्तान से मुकाबला हुआ करता था, अब चाइना ने भी हमारी ये जो 5 अगस्त का मूव था उसका फायदा लेते हुए हमारे ऊपर इनकर्जन किया है और हमारे 20 सेना शहीद हुए हैं। लेकिन ऐसे मौके पर हमें चाहिए कि अपने जो देश के माहौल को भी यूनाइटेड रखें और मजबूती के साथ आगे ले जाएं। लेकिन ये भी सोचे कि जम्मू कश्मीर के अवाम को, 80 लाख अवाम को हम खामोश करके जबरदस्ती उनको साइलेंस करके मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना, मेरे सवाल पे आइए ना। मैं पूछ रहा हूं क्या बैज़ सहाफ़ी के ये पॉसिबल है मुल्क के अंदर कि रिवर्स? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। सरकार जो है वो इन चीजों पर गौर करके इस तरह के इनिशिएटिव्स ले सकती हैं। और देखिए, आज तक जब पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट इसमें खुश है वो जो हो गया डिसीजन वो हो गया, अब इसको वापस नहीं किया जा सकता है, ये तो पॉलिटिकल लीडरशिप कह रही है ना जिन्हें लड़ना है। नहीं, आप ये समझिए कि पॉलिटिकल लीडरशिप को अपनी पॉलिटिकल जो सियासत है, जमाती सियासत है, उससे ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा, देश के हित में सोचना पड़ेगा और एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पीस के बारे में सोचना पड़ेगा। और ये पीस तभी मुमकिन है जब लोगों को इन्वॉल्व करके किसी एजेंडे पे, कॉमन एजेंडे पे लोग जो है एक साथ उतर जाएं, तभी ये सारी चीजें मुमकिन है। अदरवाइज इन्फोर्समेंट से कोई चीज कामयाब नहीं होती है। और अगर इन्फोर्समेंट से सरकार ये समझती है तो डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा खतरा है कि जब लोग खामोश हो जाएं, जब साइलेंस हो जाए, जब लोगों को बोलने की आजादी छिन जाए। अब जरा आज के दिन पर आइएगा, आज लेह के अंदर तकरीबें हुई है, एक फंक्शन नहीं हुआ, कई फंक्शन हुई है लेह के अंदर। कारगिल की आवाम की नब्ज क्या कुछ कह रही है बैज़ सहाफ़ी के? कारगिल में तो मुकम्मल लॉकडाउन हुआ। मैं जैसे बता रहा था कि यहाँ टीएफसी में बीजेपी को परमिशन दी गई कि वो सेलिब्रेट करे और एक महदूद पैमाने पर उनका सेलिब्रेशन हुआ, जो एक पीआर पोजीशन को मजबूत करने के लिए किया गया। और इसके अलावा जो उमूमी तौर पर आप द्रास की बात करें, सांको की बात करें, कारगिल की बात करें, यहाँ मुकम्मल लोगों ने जो है इस दिन को जो है वो बड़े दुख के साथ इस दिन को ऑब्जर्व किया और इस दिन को अनफॉर्चुनेट डे करार दिया। डू यू थिंक कि आज के दिन में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी ये एग्जिस्ट सब लद्दाख के अंदर कर पाएंगी अपने मुद्दों पर? देखिए, लद्दाख के अंदर लद्दाख की सियासत बिल्कुल अनोखी है। अगर आप थोड़ा माजी की तरफ जाएं तो यहाँ एक जमात लद्दाख यूनियन टेरिटरी फ्रंट हुआ करती थी। उस जमात ने पब्लिक सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया लेह के अंदर, और तमाम पार्टियां जो है वो एक तरह से खत्म हो गई और लद्दाख यूनियन टेरिटरी फ्रंट के एजेंडे पे वो लोग मुत्तफिक हो गई। आज कारगिल के अंदर, लेह के अंदर तो जाहिर सी बात है कि जो स्टेट पार्टी जो एस्ट वाइल्ड हमारा स्टेट है उसकी पार्टीज, रीजनल पार्टीज खत्म हुई हैं, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस है ना पीडीपी है। लेकिन कारगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक जबरदस्त ग्राउंड में लीडरशिप है। तो जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे आप कांग्रेस की बात करें चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, इन दोनों ने जिस तरीके से पब्लिक सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट किया है, तो मुझे लगता है ये बहुत ही इन्होंने सियासी तौर पर, मैं एक जर्नलिस्ट के बोल रहा हूँ, सियासी तौर पर निहायत ही मैच्योरिटी का मुजाहिरा किया है कि उन्होंने यहाँ के लोगों की नब्ज को समझते हुए यहाँ के लोगों के पॉलिटिकल और सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। अगर आप माजी में भी जाएंगे तब भी आप देखेंगे कि कांग्रेस जो है वो हमेशा जो लेह में है वो लेह के सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हुए यूनियन टेरिटरी की बात करती थी,
और करगिल के अंदर यही कांग्रेस जो है वो यूनियन टेरिटरी के खिलाफ बात करती थी। तो यहाँ का जो पॉलिटिकल बिल्कुल डायमेंशंस है बिल्कुल मुख्तलिफ है दूसरे मुल्क के दीगर हिस्सों से। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद मिर्जा ज्वाइन करने के लिए लद्दाख से। लद्दाख का मौसम भी इसी तरीके का है, करगिल के अंदर ठंड रहती है और लेह के अंदर गर्मी होती है, और यही ठंड और गर्मी का असर जो है वो लद्दाख की पॉलिटिक्स के अंदर भी साफ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि करगिल के अंदर आज उतने बड़े पैमाने पर तकरीब नहीं मुनक्किद हुई, जबकि लद्दाख के अंदर बड़े पैमाने पर तकरीब मुनक्किद होने की खबरें मौसूल हुई है। तो फिलहाल 5 के 5 में आज मेरे साथ बस इतना। आप बने रहिएगा हमारे साथ, खबरों का सिलसिला लगातार